तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पूरे प्रस्ताव पर देश में चर्चा की जाएगी। ये सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। चलिए अब इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, कैबिनेट में वैसे तो कुल 7 बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला, राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसला वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर रहा। एक देश एक चुनाव कराने को लेकर जो एक्सपर्ट पैनल बना था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में, उस पैनल की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। इस रिपोर्ट पर आम लोगों की राय ली जाएगी। राय लेने के बाद संसद के इसी सत्र में, शीतकालीन सत्र में उसे पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू कर दिया जाए, यानी 2029 का जो लोकसभा चुनाव हो वो एक देश एक चुनाव के आधार पर किया जाए। अभी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में करीब 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था, बाकियों ने विरोध किया था और इसमें कई सारे 21,000 से ज्यादा लोगों के रिएक्शन आए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में कराया जाए। पहले चरण में सभी लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराया जाए और दूसरे चरण में जैसे ही पहला चरण खत्म हो उसके 100 दिन के भीतर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कराया जाए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सभी स्तर पर एक ही इलेक्टोरल रोल हो, यानी सबके एक ही पहचान पत्र हो। ऐसा ना हो कि लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग और पंचायत के लिए अलग हो, ऐसा ना हो। सभी के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल हो, ये यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब इस पर रिपोर्ट आने के बाद अंतिम रूप से लोगों की सलाह मशविरा के बाद एक अंतिम बिल तैयार किया जाएगा, जिसको संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में जब जब चुनाव की जरूरत होगी तब तब चुनाव करवाने होंगे। उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया।
अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या होगा और विपक्षी दल क्यों है इसके खिलाफ, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के अलावा कैबिनेट में और दूसरे बड़े फैसले कौन से लिए गए हैं, अब इसकी डिटेल्स जानते हैं लक्ष्मण जी से। तो लक्ष्मण जी बताएं, और दूसरे बड़े फैसले कौन से रहे? देखिए, इसके अलावा 6 फैसले लिए गए। 2 फैसले किसानों से जुड़े हुए हैं। उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी पीएनके फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी देगी, ताकि कच्चे माल की लागत जो बढ़ रही है उसकी वजह से कीमतें ना बढ़े, किसानों को ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े। इसके लिए करीब 24,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, जिसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कहते हैं। ये रबी फसलों के लिए सरकार ने फैसला लिया है। 2024-25 के रबी फसलों के लिए सरकार ये खर्चा करेगी 24,475 करोड़ रुपए। किसानों के लिए दूसरा फैसला लिया गया है वो आपको करीब 35,000 करोड़ रुपए के पीएम आशा वेलफेयर स्कीम है, उसको मंजूरी दी गई है। इसके तहत किसानों को अगर कम कीमत मिलती है तो उसको सरकार भरपाई करेगी, किसानों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। तो इस पीएम आशा स्कीम को आगे जारी रखने का सरकार ने फैसला लिया है। और एक फैसला लिया गया है मिशन चंद्रयान को लेकर के। यहाँ पे 2-3 पहलू इसके काफी महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रयान 4 मिशन का दायरा बढ़ाया गया है। इस पर करीब 2,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरीके से गगनयान का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें नई तकनीक, नई लॉन्चिंग व्हीकल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे ये मकसद है। इन सब के अलावा 3 और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, और गेमिंग के लिए और यहाँ पे इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार एक खास इंस्टीट्यूट बनाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे सरकार बायो इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए रोजगार के ज्यादा मौका पैदा करेगी। इससे जुड़े भी प्रावधान को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कश्मीर संभाग की 16 और जम्मू संभाग की 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जहां कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 23,27,000 से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से 11,76,000 पुरुष वोटर्स हैं, जबकि 11,51,000 महिला वोटर्स हैं। जम्मू कश्मीर में मतदान बम्पर वोटिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। दोपहर 3 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, जहां पर वोटर्स लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कुलगाम, पुलवामा, बनिहाल, किश्तवाड़, पहलगाम, डोरू, तो अलग अलग जगह पर इस वक्त वोटिंग जारी है। तो जम्मू कश्मीर में चल रहे मतदान पर अब ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता मुदस्सर कादरी, जो कि अनंतनाग में मौजूद है। तो मुदस्सर बताएं, अनंतनाग में कैसा चल रहा है मतदान? जी दीपाली, बिल्कुल जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी खुशाइन पहलू माना जा रहा है। कश्मीर पर्टिकुलर की अगर हम बात करेंगे या खासकर दक्षिणी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, ये वो क्षेत्र है जो पास्ट में पूर्व में सुर्खियों में रहा करता था सिर्फ स्टोन पेल्टिंग और हड़तालों की वजह से, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार लोग खुलकर निकले हैं घरों से, बिना डर के, बिना खौफ के, और फ्री एंड फेयर पोल्स का जो है उन्होंने मुजाहरा किया यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसमें भागीदार बने यहाँ की जनता। तो इस हवाले से जिस तरह से आपने कहा कि 3 बजे तक का जो
आंकड़ा है वो 50% पार हो गया है और अभी लगभग 50 मिनट बाकी है और मतदान जो है पोलिंग स्टेशन में जारी है। हालांकि अब जो लंबी लंबी कतारें कहीं कहीं पर दिख रही थी, उन्होंने जो है अपना वोट कास्ट किया उन लोगों ने, लेकिन अब भी जो है लोग आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन की तरफ और अपना जो जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 60% तक ये पोलिंग जा सकती है, जिस तरह से अगर इस पोलिंग फीसदी की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे। और माजी में अगर देखा गया है, जो अनंतनाग पर्टिकुलर की हम बात करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट की, या फिर कुलगाम या फिर पुलवामा शोपियां की बात करेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा बाइकआउट पॉलिटिक्स चलती थी और जिसकी वजह से यहाँ पर पोल परसेंटेज कम रहती थी। और अक्सर असेंबली सेगमेंट्स में ये देखा गया था कि 3%, 7% या फिर 10% पोलिंग जो थी वो रिकॉर्ड होती थी यहाँ पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बिल्कुल हालात इसके जो है कंपैरिजन में बेहतर हो गए हैं और उन हालात की वजह से ये बताया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पोलिंग है उसकी परसेंटेज मजीद बढ़ सकती है। और लगभग अगर ओवरऑल परसेंटेज की हम बात करेंगे, कहीं कहीं पर असेंबली सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर 40% से अधिक जो पोलिंग है वो दर्ज की गई, वो रिकॉर्ड की गई। और जहां पर 3% या 4% पोलिंग रिकॉर्ड की जाती थी, वहां पर 20%, 30% तक पोलिंग जो है वो पहुंच गई है। कुल मिलाकर जो है एक खुशाइन कदम माना जा रहा है डेमोक्रेसी की के लिए ये। और जिस तरह से 10 साल के एक लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा लोगों को और 10 साल के बाद ये असेंबली इलेक्शन जो यहाँ पर मुनक्कद कराए गए, तो इसका सहरा यकीनी तौर पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया जाता है कि जिन्होंने हालात इस सामान्य बनाए इस तरह से कि लोग अब खुलकर निकल रहे हैं और इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। तो अगर उम्मीदवारों की बात करेंगे, हम जो प्रत्याशी यहाँ पर है तो उनमें बड़े चेहरे भी शामिल है। जिस तरह से AICC के जनरल सेक्रेटरी GA मीर की अगर हम बात करेंगे, वो डूरू से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो है PDP के जो फॉर्मर जज है मोहम्मद अशरफ मलिक, वो इंतखाब लड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट है वहां पर भी। और इसी तरह से बिजबिहाड़ा जो कि हॉट सीट मानी जाती है और वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती लड़ रही है और उनके जो हरीफ है उनके कंपैरिजन में डॉक्टर बशीर वीरी है NC के कैंडिडेट, वो भी स्ट्रांग एज के साथ वहां पर अपना दावा जो है वो जमा रहे हैं उस सीट पर। तो कुल मिलाकर काफी बड़े चेहरे हैं यहाँ पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मुदस्सर बता रहे थे कि अभी भी 50 मिनट का वक्त बाकी है और लंबी लाइनें पोलिंग बूथ के बाहर दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में इस वक्त जहां जहां भी वोटिंग हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। तो क्या है ये चुनावी वादे, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या बड़े चुनावी वादे किए गए हैं? हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ठीक उससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा की जनता से 7 बड़े वायदे कांग्रेस ने किए हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये की दर पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। 6000 रुपये का बुढ़ापा पेंशन और 6000 रुपये दिव्यांग पेंशन होगी। OPS को बहाल करने का भी वायदा किया है। जातिगत सर्वे कराने का वायदा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर किया है। इसके साथ साथ MSP की कानूनी गारंटी और फसलों का मुआवजा तत्काल देने का वायदा कांग्रेस ने किया है। इसके साथ साथ क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ा करके 10 लाख का वायदा बढ़ाकर 10 लाख करने का वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और इसके साथ साथ 2 लाख पक्की भर्ती निकालने का भी वायदा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो अब इंतजार रहेगा बीजेपी के घोषणा पत्र का। बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है और हरियाणा में जो वोटिंग है वो 5 अक्टूबर को होगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए गए आतंकवादी वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस बिट्टू के बयान पर आग बबूला है और आज कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली से लेकर हैदराबाद और जयपुर तक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह रवनीत सिंह बिट्टू के पुतले फूके। उन्होंने दिल्ली बीजेपी ऑफिस के सामने भी प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अपमानजनक टिप्पणी के लिए रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया है। पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर
वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। रवनीत सिंह बिट्टू के बाद राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने गांधी परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिलावर ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार आतंकियों का समर्थक है। दिलावर ने यह भी कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। सोनिया गांधी का परिवार आतंकवादियों को सम्मान देता है। इतिहास को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्षधर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। फेड आउटकम से पहले बाजार में उतार चढ़ाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 131 पॉइंट गिरकर 82,948 पर, तो निफ्टी 41 पॉइंट गिरकर 25,378 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव दिखा। आईटी, फार्मा, मेटल, तेल गैस शेयरों में बिकवाली रही, तो वहीं एनर्जी, पीएसई, इंफ्रा शेयरों पर दबाव दिखाई दिया। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से बच्चों का भी पेंशन अकाउंट खुल पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की है। बजट में स्कीम का ऐलान किया गया था। एनपीएस वात्सल्य को बच्चे के बड़ा होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर बच्चों का अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। 6.9 crore people, 6.90 crore people have taken that Atal Pension Yojana. And what is the total money accumulated in that till now? Obviously, if you took the pension in 2015, it's only what? 9 years since it started? Not yet anybody ready to receive the pension. They're still accumulating that money. For you to be eligible, you'll have to reach 60th year. Payments of pension in that Atal Pension Yojana has not commenced, but the money corpus is accumulating. What does that corpus today have? 35,149 crores. लेबनान में सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। लोगों की जेब में रखे पेजर अचानक फट गए। इन धमाकों में 12 लड़ाकों की मौत और हजारों लोग घायल हो गए हैं। पेजर धमाकों में मारे गए लोगों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हिजबुल्लाह ने बदला लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने से बचने को भी कहा है। उधर इजराइल ने भी सुरक्षा हालात की समीक्षा कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। तो देश में भविष्य का यातायात किस तरह का होगा, इसके लिए गांधीनगर में चल रहे आरी इन्वेस्ट समारोह में इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रदर्शनी रखी गई है। इस प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत की सड़कों पर आने वाले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दौड़ते हुए दिख जाएंगे। यहाँ आरी इन्वेस्ट 2024 में इनको प्रदर्शित भी किया गया है। अलग अलग वेरिएंट के यहाँ पर स्कूटर और बाइक भी रखे गए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन जो व्हील चेयर है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज्वाइन कर दिया है और एक यहाँ ट्री जो लगाया गया है उस ट्री को भी सोलार से जोड़ा गया है। एक प्रयास किया गया है कि आम जिंदगी में सोलार का कितना महत्व है और धीरे धीरे उनको किस तरह से कन्वर्ट हम करते जाने की एक योजना है। और इस तरफ देखिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ रखे गए हैं। किस तरह से जो चार्जिंग है वो इजी हो जाएगा, चाहे वो आपके घर के ग्राउंड फ्लोर पर हो या तो एक निजी जगह पर हो, उनको किस तरह से रखा जाएगा
जो टाटा और महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी यहाँ पर पेश की है, तो उनको भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिले इस दिशा में केंद्र सरकार है वो काम कर रही है। इतना ही नहीं, लेकिन जो माल ढुलाई के लिए बड़े बड़े ट्रक्स है वो अभी डीजल पर निर्भर है, लेकिन उसकी निर्भरता खत्म करने के लिए अब हाइड्रोजन संचालित ट्रक, जो कि रिलायंस H2 ट्रक से जाना जाता है, ये काफी सुर्खियों में है। लोगों को ये काफी पसंद आया। क्या जंक फूड हेल्दी भी हो सकता है? मैकडॉनल्ड्स ने हाल ही में अपना नया मल्टी मिलेट बर्गर लॉन्च किया है, मगर इस बर्गर पर भी विवाद हो गया। क्या है ये विवाद? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यह है मैकडॉनल्ड्स का मल्टी मिलेट बन से बना बर्गर। इस बर्गर की खासियत यह है कि इसमें 5 तरह के मिलेट्स यानी मोटे अनाज का इस्तेमाल किया गया है। मैकडॉनल्ड्स वेस्ट एंड साउथ ने इस बर्गर को CSIR के CFTRI के साथ मिलकर तैयार किया है, जो एक सरकारी रिसर्च संस्थान है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स आमतौर पर एक जंक फूड कंपनी के रूप में जानी जाती है। ऐसे में सिर्फ प्रोडक्ट में मिलेट मिलाकर अपनी इमेज क्या सुधारी जा सकती है, और क्या सरकारी संस्थानों को ऐसी पार्टनरशिप करनी चाहिए? न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी NAPI का कहना है कि ये बर्गर असल में उतना सेहतमंद नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मिलेट डालने से सब हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर 22% मिलेट है और बाकी जो 78% जो है उसमें कितना सॉल्ट है या कितना फैट है, या जो भी प्रोडक्ट ऐसे हों, ये उसी तरह की बात है कि अगर आप चॉकलेट में नट डाल दें या आप थोड़ा सा फ्रूट डाल दें किसी कोला ड्रिंक में जो हाई शुगर वाला है, वो हेल्दी नहीं हो जाते, क्योंकि उनका जो नुकसान है वो उतना ही होता है। मैकडॉनल्ड्स के इस नए बर्गर में बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो और प्रोसो जैसे मिलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। सुनने में बर्गर सेहतमंद लग सकता है, लेकिन ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में ही आता है। तो ये आधी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मिलेट्स जरूर हेल्दी हो सकते हैं, बट अगर आप मिलेट्स को एक अनहेल्दी फ्लावर में मिलाएं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, तो वो अपने आप में हेल्दी उस चीज को नहीं बनाता। तो इसीलिए जरूरी है जानना कि जस्ट बिकॉज किसी चीज में मिलेट मिला हुआ है तो वो अपने आप हेल्दी नहीं बनेगा। हेल्दी तब बनेगा जब उसमें केमिकल्स का एडिशन नहीं हुआ है। जंक फूड इंडस्ट्री का अपनी इमेज को सुधारने के लिए इस तरह के कदम उठाने को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स अकेली ऐसी कंपनी है जिसने ऐसा कुछ किया है। बाजार में ऐसे कई फूड प्रोडक्ट हैं जो खुद को हेल्दी बताते हैं, लेकिन असल में नाम मात्र के लिए ऐसा होता है। जरूरत ऐसे कदम उठाने की है जिससे ग्राहकों को असल में स्वाद के साथ साथ सेहत भी मिले। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आज कंज्यूमर अड्डा में बात होगी कि कैसे मिलेट का तड़का लगाकर बाजार में धड़ल्ले से हेल्दी फूड बिक रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में हेल्दी है? कैसे पहचानेंगे आप? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। मिलेट वाला बन, सेहत या छलावा।